हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं बच्चे आप सब लोग। आजकल क्लास 10 के बच्चों के होमवर्क बहुत ही कम आ रहे हैं। बच्चे आप लोग होमवर्क करिए, टाइम पर उसको सेंड करिए ताकि हमें भी पता चले कि हाँ आप लोग वीडियोस को देख रहे हैं, अच्छे से समझ रहे हैं और होमवर्क को सेंड करना आपके लिए ज़रूरी है। तो वीडियो को प्रॉपरली देखिए और होमवर्क को सेंड करिए। तो आज हम लोग पढ़ेंगे, हमारा न्यू टॉपिक है समतल दर्पण पर बिंदु वस्तु का प्रतिबिंब बनना। अब सबसे पहले बच्चों आप सीखिए दर्पण क्या है। अगर आपसे कोई पूछता है दर्पण क्या है तो आप एक आसान से लैंग्वेज में कह सकते हैं कि दर्पण जो है वो कांच का ही एक भाग है जो एक तरफ चिकना होता है, दूसरी तरफ जिसकी पॉलिश होती है। आप सब घर में जो एक परावर्तक यानी पॉलिश किया हुआ परावर्तक तल होता है, ठीक है ना। ये हमारा क्या होता है, दर्पण होता है। और दर्पण जो होते हैं वो उसके दो तरह के होते हैं, एक समतल दर्पण होता है और एक हमारा गोलीय दर्पण होता है। दो भाग होते हैं, समतल दर्पण, गोलीय दर्पण। अब गोलीय दर्पण भी दो तरह के होते हैं, एक उत्तल दर्पण और एक अवतल दर्पण। तो ये सब हम लोग आगे के लेसन्स में पढ़ेंगे। तो अभी आप इतनी जानकारी ले लीजिए कि दर्पण जो है वो कांच का ही एक भाग है जिसकी एक सतह चिकनी दूसरी तरफ की सतह पे पॉलिश की हुई होती है, या परावर्तक जिसको बोलते हैं कि सतह होती, वही हमारा क्या कहलाता है, दर्पण कहलाता है। तो आज हम देखेंगे किस तरीके से समतल दर्पण पर वस्तु का प्रतिबिंब बनना, कैसा प्रतिबिंब बनता है। तो इसको हम देखते हैं कैसे बनता है। देखिए, चित्र के दिखाए अनुसार एक बिंदु वस्तु ओ समतल दर्पण के सामने रखी हुई है। अब यहाँ पर देखिएगा बच्चों की एक वस्तु है जो समतल दर्पण के सामने बिंदु ओ पर रखी हुई है, ठीक है ना। ओ से कुछ प्रकाश की किरणें दर्पण से पड़कर परावर्तित हो रही है। देखिए यहाँ पर ये सारी किरणें दर्पण से पढ़कर क्या हो रही है, परावर्तित हो रही हैं, परावर्तित हो रही हैं ना। जबकि वास्तव में प्रकाश की किरणें उस बिंदु से नहीं होती, नहीं यहाँ पर है, सॉरी, यहाँ से है कि चित्र में दिखा अनुसार एक बिंदु वस्तु ओ जो है वो समतल दर्पण के सामने रखी हुई है। बिंदु एक वस्तु ओ है जो समतल दर्पण के सामने रखी हुई है, ये देखिए, ठीक। अब वस्तु ओ से कुछ प्रकाश की किरणें दर्पण पर पड़कर परावर्तित हो रही हैं। जब हम दर्पण में देखते तो हमें लगता है कि परावर्तित किरणें बिंदु आई से आ रही हैं। देखिए यहाँ से किरणें निकल कर किधर आ रही हैं, हमारी आंखों की तरफ आ रही हैं ना, आंखों की तरफ आ रही हैं। लेकिन वो आ कहाँ से रही हैं, एक्चुअली वो वस्तु से आ रही हैं किरणें जो परावर्तित हो रही हैं और हमारी आंखों की तरफ आ रही हैं, ठीक है ना। जब हम दर्पण में देखते हैं तो हमें लगता है कि परावर्तित किरणें बिंदु आई से आ रही हैं। आपको जब आप देखेंगे तो आपको ऐसे लगेगा कि जो किरणें हैं वो कहाँ से आ रही हैं, आई से आ रही हैं। अर्थात बिंदु आई वस्तु ओ का क्या है, प्रतिबिंब है। हमको ऐसे ही लगता है कि पीछे की तरफ से किरणें आ रही हैं और हम देख रहे हैं, वो हमको क्या लगता है कि आ रही हैं। अर्थात बिंदु आई क्या है, वस्तु ओ का यही क्या है, हमारा प्रतिबिंब है। जब हमारी आंखों को आभास होता है कि प्रकाश की किरणें एक बिंदु से आ रही हैं जबकि वास्तव में प्रकाश की किरणें उस बिंदु से नहीं आ रही होती, तब ऐसे बिंदु को आभासी बिंदु कहते हैं। सिर्फ आपको आभास हो कि ये किरणें हम पीछे से आ रही हैं, लेकिन वास्तव में वो रियल में ऐसा नहीं होता है। तो इस तरह के जो बिंदु होते हैं वो हमारा क्या कहलाता है, आभासी बिंदु। और इस प्रकार से बनने वाला जो प्रतिबिंब होता है वो आभासी प्रतिबिंब होता है। आभासी मतलब कि आपको वो दर्पण पर मिलता है और जब वो वस्तु सामने होती है दर्पण पर तभी वो प्राप्त होता है। जब आप उसको वहाँ से हट जाते हैं तब वो, या वस्तु हट जाती है तब फिर वो प्रतिबिंब दर्पण पर प्राप्त नहीं होता है, इसीलिए इसको आभासी बोलते हैं ना। तो इस प्रकार का प्रतिबिंब आभासी प्रतिबिंब होता है, आपको आभास हो। ये दर्पण पर परावर्तन पश्चात फैली हुई किरणों को दर्पण के पीछे की तरफ बढ़ाकर एक बिंदु मिलने से बनता है। अब यहाँ पर समझ लीजिए कि देखिए चित्र में एक बिंदु वस्तु ओ है, ठीक है ना, जो समतल दर्पण की तरफ से आ रही हैं। अब सारी किरणें दिख रही है ना, ये एरो किधर आ रही हैं, समतल दर्पण की तरफ। और
वस्तुओं से कुछ किरणें जो दर्पण पर परावर्तित होती हैं। जब अब ये दर्पण पर पड़कर क्या हो रही हैं, परावर्तित हो रही हैं ना, लौट रही। देखिए किधर आ रही हूँ, ये परावर्तित हो रही हैं, ठीक है ना। जब हम दर्पण पर देखते हैं तो हमें लगता है कि जब आप दर्पण पर देखते हैं तो आपको लगता है कि जो परावर्तित किरणें हैं ये बिंदु ओस जब हम क्या होते हैं कि जब हम दर्पण पर देखते हैं तो हमें लगता है कि परावर्तित किरणें बिंदु आई से आ रही, ये अर्थात बिंदु आई क्या है, बिंदु ओ का प्रतिबिंब है। बिंदु आई क्या है, बिंदु ओ का प्रतिबिंब। हमको ऐसा लगता है कि किरणें बिंदु ओ आई से आ रही हैं, यही हमारा क्या है, वस्तु का प्रतिबिंब है। अब यहाँ पर देखिए, जब हमारी आंखों को आभास होता है कि प्रकाश की किरणें बिंदु एक ही बिंदु से आ रही हैं, अब ये हमको आभास हो रहा है ना कि प्रकाश की किरणें दूसरी तरफ बिंदु से आ रही हैं, जबकि वास्तव में प्रकाश की किरणें इस बिंदु से नहीं आती होती हैं। तो ऐसे बिंदु को हम क्या बोलते हैं बच्चों, आभासी बिंदु कहते हैं। और इस प्रकार बनने वाला प्रतिबिंब क्या कहलाता है, आभासी प्रतिबिंब कहलाता है। यानी कि वो वहां से आ नहीं रहा हो किरणें, लेकिन आपको आभास होता है कि किरणें यही बिंदु से आ रही, तो इस तरह का बनने वाला बिंदु क्या होगा, आभासी। और इस तरह से बनने वाला प्रतिबिंब हमारा आभासी प्रतिबिंब होगा। इस प्रकार का प्रतिबिंब आभासी प्रतिबिंब होता है। ये दर्पण पर परावर्तन के पश्चात देखिए फैली हुई किरणें, अभी किरणें यहाँ है लेकिन एक तरफ पीछे की तरफ क्या हुई, सिमट रही है ना। फैली किरणों के दर्पण के पीछे की तरफ बढ़ाकर एक बिंदु के मिलने से बनता है। ये यहाँ पर देखिए किरणें फैली लेकिन पीछे की तरफ देखिए बिंदु पर सब मिलती हुई प्रतीत हो रही है ना। और इस तरह ये दर्पण पर जो आभासी प्रतिबिंब है, ये दर्पण पर परावर्तन के पश्चात फैली हुई किरणों को दर्पण के पीछे की तरफ बढ़ाकर एक बिंदु के मिलने से बनता है। तो ये आप समझे होंगे कि समतल दर्पण द्वारा बिंदु का आभासी प्रतिबिंब कैसे बनता है। फिर आंखों द्वारा ग्रहण की गई प्रकाश की परावर्तित किरणें, जो आंखें हमारी लेती हैं वो प्रकाश की परावर्तित किरणें लेती हैं, फिर दर्पण के पीछे किसी बिंदु से उत्पन्न होती हुई प्रतीत होती हैं। आपको ऐसे लगेगा कि ये पीछे की तरफ से आ रही हैं किरणें, ठीक है ना। प्रतिबिंब आई उतनी ही दूरी पर नजर आता है जितनी दूरी पर वस्तु है, या आपको इतनी ही दूरी पर यह भी प्रतिबिंब नजर आएगा जितनी दूरी पर वस्तु है। इसको हम ज्यामितीय विधि द्वारा भी सिद्ध कर सकते हैं। इसको आप एक ज्यामितीय विधि द्वारा भी इसको सिद्ध कर सकते हैं। इसको देखते हैं। देखिए यहाँ पर है कि समतल दर्पण द्वारा बने आभासी प्रतिबिंब की दूरी, ये देखना। अभी तक तो आपने देखा कि जो हम अगर कोई वस्तु समतल दर्पण के सामने है, ठीक है ना, यहाँ पर देखिए फिर से इसको एक बार रिपीट कर लीजिए। कोई वस्तु समतल दर्पण के सामने है, ठीक है ना, तो यहाँ से जो प्रकाश की किरणें आ रही हैं ये परावर्तित होकर आंखों तक पहुँच रही हैं। आपको ये लगेगा कि ये जो किरणें हैं ये पीछे से आ रही हैं। ये आभास होता है कि ये भी एक बिंदु आई से आ रही है, यही बिंदु आई क्या होगा, वस्तु का प्रतिबिंब होगा, ठीक है ना, जिसे आप आभासी बिंदु बोलेंगे। और इस प्रकार से बनने वाले प्रतिबिंब को क्या बोलेंगे, आभासी प्रतिबिंब बोलेंगे। इस प्रकार का प्रतिबिंब भी आभासी कहलाता है। यानी कि ये क्या होता है, ये दर्पण पर परावर्तन के पश्चात फैली हुई किरणों को, अब ये दर्पण है, दर्पण पर परावर्तन के पश्चात किरणें देखिए थोड़ा फैल रही हैं ना, तो फैली हुई किरणों को अगर पीछे की तरफ बढ़ाएं तो ये एक बिंदु के मिलने से बनता है। देखिए यहाँ पर बिंदु सब, यहाँ पर किरणें सब मिल रही हैं ना एक बिंदु पर। इस तरीके का प्रतिबिंब हमको कैसे मिलता है, आभासी प्रतिबिंब दर्पण के पीछे की तरफ बढ़कर जो परावर्तन के पश्चात फैली हुई किरणें होती हैं उनके दर्पण के पीछे की तरफ बढ़कर एक बिंदु के मिलने से बनता है। फिर जो हमारे आंखों के द्वारा ग्रहण की जाती हैं, और हमको क्या लगता है कि ये जो प्रकाश की परावर्तित किरणें हैं दर्पण के पीछे किसी बिंदु से उत्पन्न हो रही हैं, ऐसा है। और प्रतिबिंब आई उतनी ही दूरी पर बनेगा जितनी दूरी पर वस्तु ओ है। तो इसको आप एक ज्यामितीय विधि द्वारा भी सीख सकते हैं। इसको देखते हैं। देखिए समतल दर्पण द्वारा बने आभासी प्रतिबिंब की दूरी, आप कभी में सोचे हैं कि आप कभी जब घर में दर्पण को यूज़ करते हैं, मिरर को, तो आप मिरर के सामने जाते हैं तो अगर आप मिरर की तरफ आगे की तरफ आते हैं तो आपको ऐसे लगता है कि मेरा प्रतिबिंब और आगे की तरफ आ गया है, लगता है आपको अपनी इमेज दिखती है। और आप जब पीछे की तरफ जाते हैं तो आपको ऐसे लगेगा कि जो हमारी इमेज है ये पीछे की तरफ चली गई है। इसको आप
छोटे बच्चे अक्सर अपने खेल में या एक्टिविटी में इसे करते हैं। कभी वो मिरर के सामने आते हैं, कभी दौड़ के पीछे चले जाते हैं, वो ये देखते हैं कि वो आगे पीछे कैसे हो रहे हैं। तो यही चीज़ है कि समतल दर्पण द्वारा बने आभासी प्रतिबिंब की जो दूरी, जो प्रतिबिंब आभासी क्यों बोल रहे हैं यहाँ पर, इसको समझिएगा बच्चों। आभासी यानी कि आप खड़े हैं तो प्रतिबिंब है, आप कोई वस्तु है तो प्रतिबिंब है। जब आप वहाँ से वस्तु को हटा लीजिए या आप चले जाइए तो वो प्रतिबिंब हमारा, इसको आप पर्दे पर नहीं प्राप्त कर सकते, वो क्या होता है, हमारा आभासी होता है, इसलिए इसको आभासी बोलते हैं। फिर देखिए, समतल दर्पण के सामने खड़े होकर आप देखेंगे कि आपका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उतनी ही दूरी पर दिखाई देता है जितनी दूरी पर आप दर्पण के सामने, आप घर में मिरर के सामने जाते हैं और जब आप खड़े होते हैं, अगर आप 20 सेंटीमीटर दूरी पर खड़े हैं दर्पण के सामने, तो आपका जो प्रतिबिंब है वो भी 20 सेंटीमीटर की दूरी पर ही बनता हुआ नजर आता है। फिर ये देखने के लिए आप अपने और दर्पण के बीच एक मीटर स्केल रखकर भी देख सकते हैं। अपने बीच एक रख लीजिए, आपका प्रतिबिंब मीटर स्केल से कितनी दूरी पर बनता है। जब आप दर्पण के एक तरफ बढ़ते हैं तो आपका प्रतिबिंब किस ओर बढ़ेगा, जब आप दर्पण की तरफ बढ़ेंगे तो आपका प्रतिबिंब भी आपको लगेगा जैसे और आगे की तरफ बढ़ गया है या आगे की तरफ बन रहा है ना। और दर्पण से दूर जाने पर क्या होता है, दर्पण से दूर जाने पर वो पीछे की तरफ जैसे लगेगा कि वो प्रतिबिंब भी पीछे की तरफ बन रहा है, यानी और वो थोड़ा पीछे हो गया। तो इस तरीके से अगर आप 10 सेंटीमीटर की दूरी पर हैं दर्पण के सामने तो आपका प्रतिबिंब भी 10 सेंटीमीटर की दूरी पर ही बनेगा। माना कि कोई वस्तु समतल दर्पण है, मान लीजिए, इसको समझ लीजिए, यहाँ पर एक डायग्राम के थ्रू अच्छे से समझाया गया। देखिए, ये कोई माना कि कोई वस्तु है, कोई वस्तु समतल दर्पण, एक समतल दर्पण एम डैश से ओबी, देखिए ओबी दूरी पर रखी एक वस्तु है, ठीक है ना, और वस्तु यहाँ पर रखी है। ए एन दर्पण पर अभिलंब है, ए एन बीच में अभिलंब है ना। फिर परावर्तन के नियम के अनुसार, परावर्तन के नियम इससे पहले वीडियो में हम लोगों ने अच्छे से पढ़ा था। परावर्तन के नियम के अनुसार प्रकाश की किरणें ओ ए दर्पण पर आपतित हो रही हैं। प्रकाश की किरणें कहाँ जा रही हैं, दर्पण पर, और परावर्तन के पश्चात वो ऐसी दिशा में आ रही हैं, ठीक है ना। प्रकाश की किरणें क्या हो रही हैं, ओ ए दर्पण की तरफ जा रही हैं, आपतित होती हैं, आपतित किरणें हैं ये, और परावर्तन के पश्चात वो ऐसी दिशा में चली जा रही हैं। ये देखिए ऐसी दिशा, इधर गई और फिर ये इधर से वापस आ रही हैं परावर्तन के पश्चात। प्रकाश की किरणें ओ बी, प्रकाश की किरण जो है हमारी वो क्या है, ओ बी, जो दर्पण पर अभिलंबवत है, दर्पण से क्या है, अभिलंबवत है, परावर्तन के पश्चात उसी दिशा में आ रही है। परावर्तन के पश्चात देखिएगा उसी दिशा में आ रही है। तो ये दोनों परावर्तित किरणें ए सी ओ बी, अगर आप यहाँ पर पीछे की तरफ मिलाएं, देखिए पीछे की तरफ, तो ये दोनों किरणें एक बिंदु आई पर मिलती हुई प्रतीत हो रही हैं। आई पर मिल रही है ना, मिलती है ना आई पर, अर्थात वस्तु ओ का ये क्या है, आई आभासी प्रतिबिंब है। इसको फिर से समझ लीजिए। देखिए, परावर्तन के नियम के अनुसार आपतित किरणें, ये जो किरण आ रही है कहाँ से, प्रकाश की किरण ओ ए दर्पण पर जा रही है ना, और दर्पण पे परावर्तन के पश्चात वो ऐसी दिशा में आ रही है। प्रकाश की दूसरी किरण, प्रकाश की एक दूसरी किरण, देखिए दूसरी किरण क्या हमारा ओ बी है ना, जो दर्पण से अभिलंबवत है, दर्पण से क्या है, ये भी क्या है, अभिलंबवत है, और परावर्तन के पश्चात उसी दिशा में, ये देखिए ये ओ ए इधर जा भी रही है, अभिलंबवत होने से ये उसी दिशा में वापस भी आ रही है। समझ गए ना। अब यहाँ पर देखिएगा बच्चों ध्यान से कि प्रकाश की एक दूसरी किरण है ओ बी, जो दर्पण से अभिलंबवत है, परावर्तन के पश्चात परावर्तन के पश्चात ऐसी दिशा, उसी दिशा में यानी कि आपतित हो रही है, फिर परावर्तन के पश्चात उसी दिशा में वापस आए। देखिए एक तरफ एरो जाता हुआ दिख रहा है, दूसरी तरफ वापस आता हुआ दिख रहा है, ठीक है ना।
ये दोनों परावर्तित किरणें जो हैं वो ये दोनों परावर्तित किरणें AC व OB को दर्पण के पीछे किया। अब आप AC और OB को अगर दर्पण की इधर देखिए डैश 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 करके पीछे मिलाया गया है ना, ये दोनों को पीछे मिलाया गया है, तो बिंदु पर I पर मिल रही हैं, बिंदु I है यहाँ पर ये मिल रही हैं, अर्थात वस्तु O का ये क्या है, आभासी प्रतिबिंब बिंदु I पर बन रहा है। अब चित्र के अनुसार देख लीजिए, यदि आपतन कोण हमारा क्या है, कोण I OAN क्या है, आपतन कोण है ना, तो एकांतर कोण भी यही इसके साथ का ये कौन सा कोण होगा, एकांतर कोण होगा, यानी OBA ये हमारा क्या होगा, एकांतर कोण है। ये भी क्या है, कोण I, ठीक है ना। यदि परावर्तन कोण, अगर हमारा परावर्तन कोण क्या है NAC, ये कोण R है, तो इसके साथ का कोण क्या होगा, संगत कोण क्या होगा BIA, ये इसका क्या होगा, संगत कोण होगा। ठीक, तो परावर्तन के नियम के अनुसार अगर हम चलते हैं तो 1, 2 व 3 से, तो अब इसमें देखिएगा त्रिभुज में देखिए बच्चों, अब त्रिभुज में अगर लेते हैं तो BOA, ठीक है ना, और त्रिभुज BIA, ये त्रिभुज है ना, त्रिभुज OBA और BIA से, अब देखिए OBA और OBA और उसको थोड़ा सा डाउन कर देते हैं, ओके। फिर से देखिएगा, परावर्तन के नियम के अनुसार OBA, ठीक, और अब हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, OBA और त्रिभुज BIA। अब इसमें देखिएगा OBA, ठीक है ना, कोण, अब कोण OBA और कोण BIA, यानी I और R, ये कोण I और कोण R, देखिए यहाँ पर है कोण I और कोण R, ठीक है ना। अब कोण OBA और कोण IBA अभिलंब द्वारा 90 डिग्री बना है ना। अब देखिए यहाँ पर अगर आप इसको देखते हैं OBA और BIA, तो ये क्या है, हमारा 90 डिग्री है, अभिलंब द्वारा किस पे बना है, ये हमारा इधर भी जाएंगे तो 90 डिग्री है और इधर से लेंगे तो भी हमारा क्या है, ये भी हमारा 90 डिग्री है और ये भी हमारा 90, यानी OBA और IBA। अब AB इक्वल AB बराबर क्या है, AB इक्वल, यानी AB इक्वल AB, ये हमारी उभयनिष्ठ भुजा है, ठीक है ना। कैसी बच्चों, उभयनिष्ठ भुजा को सर्वगतम, एक प्रमेय होता है आपका गणित में, उससे त्रिभुज BOA और त्रिभुज BIA एवं OB इक्वल BI, यानी OB इक्वल हमारा क्या होगा, BI। इसमें देखते हैं त्रिभुज OAB इक्वल कोण OAB इक्वल कोण IAB, त्रिभुज के अंतःकोण, इसके अंतःकोण के योग का मान क्या है, 180, अंतःकोण के योग का मान क्या हो जाएगा हमारा, 180, अर्थात प्रतिबिंब की दूरी समतल दर्पण से उतनी ही है जितनी की वस्तु की दूरी। यानी क्या, अगर यहाँ पर है कि प्रतिबिंब की दूरी और वस्तु की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी जो है वो उतनी ही है दर्पण से जितनी की हमारी वस्तु की दूरी। तो इसको बच्चों आप लोग थोड़ा सा समझिएगा,
पढ़िएगा, तभी आप लोगों को ये चीज़ें समझ में आएंगी। अब यहाँ पर देख लेते हैं, यदि कोई वस्तु समतल दर्पण से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है, तब समतल दर्पण द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब की वस्तु से कुल दूरी ज्ञात करिए। मान लीजिए कोई वस्तु है, वो समतल दर्पण से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर है, ठीक है ना। तो वस्तु का प्रतिबिंब समतल दर्पण से उतनी ही दूरी पर बनता है जितनी दूरी पर समतल दर्पण से दूर वस्तु रखी रहती है। अतः प्रतिबिंब की दर्पण से दूरी बराबर दर्पण से वस्तु की दूरी, यानी दोनों को हम लेंगे उतनी है। फिर अब वस्तु से प्रतिबिंब की दूरी नापना है, तो 30 सेंटीमीटर प्लस 30 सेंटीमीटर इक्वल 60 सेंटीमीटर। अतः प्रतिबिंब की वस्तु से कुल दूरी कितनी हो जाएगी बच्चों? 60 सेंटीमीटर। 30 सेंटीमीटर वस्तु रखी थी दर्पण से दूरी पर, और जो प्रतिबिंब है वो हमारा कितनी दूरी पे बन रहा है? वो भी 30 सेंटीमीटर की दूरी पर बन रहा है दर्पण से। तो अगर हम दोनों को वो पूछ रहा वस्तु से प्रतिबिंब की दूरी, तो दोनों को लेना पड़ेगा ना। तो वस्तु से प्रतिबिंब की दूरी लेंगे तो इधर की भी दूरी को इंक्लूड करेंगे 30 सेंटीमीटर, प्लस दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी को भी इंक्लूड करेंगे 30 सेंटीमीटर। तो 30 इक्वल 60 सेंटीमीटर। तो अब हम यहाँ पर देखते हैं बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा समतल दर्पण द्वारा विस्तारित वस्तु का प्रतिबिंब बनना। मान लीजिए कि एक वस्तु ओ डैश दर्पण के सामने रखी है, तो परावर्तन के नियम के अनुसार दर्पण पर पड़ने वाली आपतित किरणें व परावर्तित किरणें कुछ इस प्रकार होंगी। तो इसको समझ लीजिए। देखिए यहाँ पर है कि मान लीजिए कि कोई एक वस्तु है ओ डैश, ठीक है ना, वो दर्पण के सामने रखी है। परावर्तन के नियम के अनुसार दर्पण पर पड़ने वाली आपतित किरणें, दर्पण पर जो किरणें पड़ रही हैं वो आपतित किरणें है ना, दर्पण पर पड़ने वाली आपतित किरणें परावर्तित किरणें कुछ इस प्रकार होंगी। अब इसको देखिए, बिंदु ओ डैश से आने वाली किरणें दर्पण पर परावर्तित हो रही। बिंदु ओ व ओ डैश से आने वाली किरणें दर्पण द्वारा परावर्तित हो रही हैं। क्या हो रही हैं? परावर्तित हो रही हैं। और ऐसा लगता है कि मानो वो आई डैश से आ रही हैं, अर्थात आई जो है ये आई, ये ओ का प्रतिबिंब होगा और आई डैश ओ डैश का प्रतिबिंब है। ओ व आई डैश के बीच के शेष सभी बिंदुओं का प्रतिबिंब भी आई व आई डैश के बीच बनेगा। अब उनके बीच जो बिंदु उसका भी प्रतिबिंब ये कहाँ बनेगा? यहीं पर आई और आई डैश के बीच बनेगा। अब इस यहाँ पर देखते हैं, जब आप स्वयं को समतल दर्पण के सामने देखते हैं तो आपके प्रतिबिंब का आकार और आपके आकार में क्या फर्क है? क्या आपके प्रतिबिंब की ऊंचाई आपकी ऊंचाई जितनी होती है? अब आप अपने हाथ में एक पेंसिल अथवा कोई वस्तु पकड़कर समतल दर्पण के सामने अपना प्रतिबिंब देखें। जब वस्तु को दर्पण से दूर और अपनी आँख के पास ले जाएं, वस्तु व प्रतिबिंब के आकार में क्या अंतर आया? देखिए, इसको भी आप अच्छे से कभी आप इसको करके देखिए कि आप अपने को दर्पण के सामने देखते हैं तो आपके प्रतिबिंब के आकार में आपके आकार में क्या फ़र्क होता है, ये पहली चीज़ है। फिर आपके प्रतिबिंब की ऊंचाई और आपकी ऊंचाई जितनी ही होती है, क्या आपके प्रतिबिंब की जो ऊंचाई है वो आपकी ऊंचाई जितनी ही होगी? आप अपने हाथ में एक पेंसिल लें, ठीक है ना, अथवा कोई भी वस्तु ले लें, उसको फिर समतल दर्पण के सामने अपना प्रतिबिंब देखें। जब वस्तु को दर्पण से दूर व अपनी आँख के पास ले जाएं तो वस्तु के प्रतिबिंब के आकार में क्या कोई अंतर आता है? चलिए इसको भी एक उदाहरण के द्वारा समझते हैं। देखिए, पहले एक व्यक्ति बिंदु ओ पर खड़ा होकर दो समान आकार वाले पेड़ को देख रहा है। यहाँ पर देखिए, एक व्यक्ति है, मान लीजिए एक यहाँ बिंदु पर खड़ा ओ होकर वो एक इक्वल समान आकार वाले पेड़ को देख रहा है, ठीक। फिर नज़दीक वाला पेड़ व्यक्ति को दूर वाले पेड़ की तुलना में बड़ा नजर आ रहा है। तो नज़दीक वाला जो पहला पेड़ है पास वाला, वो उसको बड़ा नजर आ रहा है किसकी तुलना में? दूर वाले पेड़ की तुलना में। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि अधिक दूर
वाले पेड़ से परावर्तित होकर आ रही प्रकाश की किरणें व्यक्ति की आंखों में छोटा कोण बनाती हैं। देखिए इसका है कि जो दूर से आ रही हैं प्रकाश की किरणें, वो परावर्तित होकर जो लौट आ रही हैं वो व्यक्ति की आंखों में छोटा कोण बनाती हैं। ठीक, जबकि पास वाला पेड़ बड़ा कोण बनाता है। पास वाला देखिए बड़ा कोण बना रहा है और ये दूर वाला जो है व्यक्ति की आंखों में छोटा कोण बना रहा है। तो हमारी आंखों से वस्तु से आ रही किरणों द्वारा बनने वाले कोण ही वस्तु के आभासी आकार निर्धारित करते हैं। यानी कि जो वस्तु हमारी आंखों में बड़ा कोण बनाएगी वो वस्तु हमको बड़ी नजर आएगी, और जो वस्तु हमारी आंखों में छोटा कोण बनाएगी वो वस्तु हमको छोटी नजर आएगी। इसको समझे बच्चों? तो यानी कि आप अगर अपने प्रतिबिंब, आपकी आंखों में अगर कोई छोटा कोण बना रही है कोई वस्तु, तो वस्तु आपको कैसा दिखेगा? छोटा। और कोई वस्तु अगर आपकी आंखों में बड़ा कोण बना रही है तो वो कैसी दिखेगी? बड़ी। तो इसीलिए जब हम वस्तु के अब यहाँ पर देखिए समझ लीजिएगा, इसीलिए जब हम वस्तु को दर्पण से हमारी ओर बढ़ाते हैं, जब हम वस्तु को दर्पण से अपनी ओर ले जा रहे हैं ना, तो दर्पण पर बनने वाला प्रतिबिंब दर्पण से और पीछे की ओर खिसक जाता है। तो दर्पण पर जो प्रतिबिंब बनता है वो दर्पण से और पीछे की ओर खिसक जाता है। इस कारण प्रतिबिंब और आंख के बीच की दूरी बढ़ जाती है और प्रतिबिंब हमारी आंखों पर बन रहे कोण का मान वस्तु द्वारा बन रहे कोण से छोटा हो जाता है। फलस्वरूप प्रतिबिंब हमें वस्तु से छोटा दिखाई देता है। समझ गए बच्चों इसको? देखिए यहाँ पे डायग्राम भी बना है कि मान लीजिए ये दर्पण है, ये वस्तु है, ठीक है ना, ये वस्तु है। तो वस्तु क्या है कि जब हम वस्तु को दर्पण से हमारी ओर बढ़ा रहे हैं, बस ये आँख है तो ये वस्तु है, तो इधर की ओर ना ले जाकर किधर बढ़ा रहे हैं वस्तु को? दर्पण से हमारी ओर, यानी आप अपनी ओर ले जा रहे हैं। तो दर्पण से बनने वाला प्रतिबिंब, जो दर्पण से बन रहा है प्रतिबिंब, दर्पण की ओर पीछे की तरफ खिसक जाएगा इधर, और इस कारण प्रतिबिंब और आँख की दूरी बढ़ जाएगी। ये पीछे की ओर चला जाएगा तो प्रतिबिंब और आँख के बीच की दूरी बढ़ जाएगी। ठीक, और प्रतिबिंब से हमारी और जो प्रतिबिंब से हमारी आँख पर जो कोण बन रहे कोण का मान वस्तु द्वारा बन रहे कोण से छोटा हो जाएगा। ये देखिए इसका कोण का मान, देखिए ये और इस कोण का मान बड़ा है और ये प्रतिबिंब से जो बन रहा है इस कोण का मान छोटा है। तो प्रतिबिंब हमें वस्तु से इसी कारण छोटा दिखाई देता है। इसको भी आप लोग समझे होंगे बच्चे अच्छे से। अब देखिए बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कि पूर्ण प्रतिबिंब बनने के लिए कितनी लंबाई के दर्पण की आवश्यकता होती है। तो हम आपको बता दें कि अगर हमको अपना प्रतिबिंब देखना होता है तो हमें मतलब कि अगर मान लीजिए कि कोई व्यक्ति 6 फीट का, उसको तो अपना पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए अपने लंबाई के आधे दर्पण की यानी आधे मिरर की ज़रूरत होगी, यानी 3 फीट की उसको ज़रूरत होगी अपना पूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए। तो हमको इसको समझना है और अच्छे से सीखना है। तो बच्चों हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसको अच्छे से पढ़ेंगे और समझेंगे। आप लोग इस वीडियो में बच्चों इसको अच्छे से समझिएगा। ये जो आप लोग का टॉपिक है इसको आप लोग क्या करिएगा, बना के लिख के मेरे व्हाट्सएप नंबर पर सेंड करिएगा। मैं इसको देखना चाहती हूँ कि आप लोग को समझ में आया कि नहीं। और एक बात और है, इसमें आपको यहाँ पर अच्छे से लिख के साफ साफ बना के भेजना है। तो बच्चों हम इसको करके व्हाट्सएप नंबर पर भेजना ज़रूरी है। दूसरी बात बच्चे, हम लोगों ने अभी समतल दर्पण को पढ़ा तो उसके कुछ गुण को भी हम लोगों ने जाना। तो एक बार मैं रिपीट कर देती हूँ। देखिए, समतल दर्पण द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब की जो इमेज होती है उसकी क्या विशेषताएं होती हैं। देखिए कि हमें जो समतल दर्पण के द्वारा जो भी प्रतिबिंब होते हैं उसकी निम्नलिखित विशेषताएं, जैसे कि पहला है ये सीधा होता है और आभासी होता है। आपको कभी उल्टा प्रतिबिंब नहीं दिखता,
कि आप अपना प्रतिबिंब दर्पण में देख रहे हैं तो सर की जगह आप पैर देख रहे हैं, ऐसा तो है नहीं। आप इसको सीधा और आभासी होता है, ठीक। दूसरा, ये वस्तु के आकार के बराबर होता है। दूसरा है, अभी था ना कि प्रतिबिंब का आकार कैसा होगा, तो प्रतिबिंब का आकार जो होता है वो सदैव वस्तु के आकार के बराबर होता है। ये दर्पण से पीछे उतनी ही दूरी पर बनता है जितनी दूरी पर वस्तु दर्पण के सामने रखी होती है। यानी कि अभी ये भी आपने सीखा। दूसरा और फोर्थ पॉइंट होता है, ये पार्श्व परिवर्तित होता है, व्युत्क्रम होता है। यानी कि ये, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि आप अगर मिरर के सामने खड़े हैं, अगर आप अपना लेफ्ट साइड वाला हाथ को उठाते हैं तो आपको मिरर में लगता है कि राइट हैंड साइड, तो इसीलिए ये क्या बोलते हैं, ये पार्श्व परिवर्तित होता है, यानी उल्टा आपको लगता है। आप लेफ्ट साइड के हैंड्स को उठाएंगे तो इमेज में आपको वो राइट साइड का हाथ दिखेगा, तो इसीलिए वो क्या लगता है हमको, पार्श्व प्रवर्तित होता है, यानी उल्टा होता है। तो ये भी बच्चे आप लोग सीखिए। अब इसकी विशेषताओं को लिखिए। समतल दर्पण की विशेषताएं क्या क्या है प्रतिबिंब की, ये है। और इसको बच्चों अच्छे से पढ़िए। पढ़ने के बाद इसको सॉल्व करिए। सॉल्व करने के बाद आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर इसको सेंड करिए। इसीलिए मैं वीडियो को बच्चों आगे नहीं बढ़ा रही हूँ, ताकि आप लोग वीडियो को अच्छे से पढ़िए, समझिए। नेक्स्ट वीडियो में हम और आगे इस लेसन को कंटिन्यू करेंगे। बच्चे होमवर्क करिए। बहुत कम बच्चे होमवर्क सेंड कर रहे हैं। होमवर्क करिए प्रॉपरली, वीडियो को सेंड करके, वीडियो देखिए और प्रॉपरली होमवर्क को सेंड करके भेजिए। ओके बच्चों, टेक केयर, बाय बाय।